इतिहास हमेशा उत्तर नहीं देता, वो हमें तारीखें देता है, कहानियाँ देता है, नाम देता है, लेकिन कुछ ऐसे अध्याय भी हैं जहाँ हर शब्द के पीछे एक ऐसा सन्नाटा छिपा है जो हमारी समझ से बड़ा है। कुछ बस्तियाँ बिना आवाज मिट गई, कुछ पर्वतों ने पूरी टुकड़ियों को निगल लिया, कुछ सैनिक आज भी मोर्चे पर खड़े हैं जंग खत्म होने के बाद भी, कुछ पत्थर अपनी ली हुई हर चीज किसी न किसी तरह वापस ले लेते हैं, और कुछ दरवाजे सिर्फ रात के सन्नाटे में खुलते हैं जब देखने वाला कोई नहीं होता। आज हम उतरेंगे इतिहास के उन 5 रहस्यों में जिनके जवाब आज भी हवा, रेत और परछाइयों में दबे पड़े हैं। शुरू करते हैं उस बस्ती से जो अस्तित्व में थी, पर उसका अंत किसी किताब में नहीं लिखा गया। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन वीडियो। Part 1 रोआनॉक कॉलोनी, इतिहास से मिटा दी गई बस्ती। साल 1587। अटलांटिक महासागर की लहरें लगातार एक ही दिशा में बह रही थीं, एक ऐसे तट की ओर जिसे दुनिया अभी ठीक से जानती भी नहीं थी। इस नई दुनिया के एक छोटे से कोने पर एक बस्ती बसने वाली थी, रोआनॉक। यहाँ उतरे थे 116 लोग, पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, बुजुर्ग। हर किसी के मन में एक नई जिंदगी की आकांक्षा थी, एक नया घर, नई जमीन, नई शुरुआत। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह जमीन केवल मिट्टी नहीं थी, इसमें कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे स्थानीय जनजातियां सदियों से चेतावनी मानती आई थीं। नई दुनिया का पहला कदम गवर्नर जॉन वाइट इस समूह का नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ आए लोग लकड़ी काटते, घर बनाते, कुएं खोदते, मानो एक नई सभ्यता की नींव रख रहे हों। घरों की कतारें बन रही थीं, बीच में चौक और उसके चारों तरफ फैला घना जंगल, इतना शांत कि हवा चलने पर भी पत्तियों की आवाज कानों में अजीब सी गूंज छोड़ जाती थी। स्थानीय नेटिव जनजातियों ने शुरुआत से ही चेतावनी दी थी, ये द्वीप सोया हुआ नहीं है, ये जागता है, सुनता है और कभी कभी जवाब भी देता है। अंग्रेजों ने बात हंसी में उड़ा दी, उनके लिए यह अंधविश्वास था। लेकिन इतिहास बताता है, कभी कभी अंधविश्वास अंधकार का सबसे साफ संकेत होता है। जॉन वाइट की वापसी और समय का छल। कुछ महीनों बाद खाद्य संकट शुरू हो गया। जॉन वाइट इंग्लैंड से मदद लाने निकल पड़े। योजना थी 3 महीनों में वापस आ जाना। फिर आया युद्ध, स्पेन और इंग्लैंड के बीच समुद्री संघर्ष। यात्रा रुकती गई, समय खींचता गया और 3 महीने 3 साल बन गए। 1590 में जब जॉन वाइट आखिरकार लौटे, उन्हें लगा था कि शायद कॉलोनी कठिनाइयों में होगी, पर वे एक चीज के लिए तैयार नहीं थे। कॉलोनी पूरी तरह खाली थी। बस्ती जो मौजूद थी, पर लोग नहीं। 116 लोग, एक भी नहीं मिला। न संघर्ष के निशान, न खून, न टूटा सामान, न जली हुई बस्तियां। घर अपनी जगह खड़े थे, औजार वहीं रखे थे। कुछ दरवाजे आधे खुले थे, जैसे किसी ने जल्दबाजी में छोड़े हों, लेकिन मानव उपस्थिति का एक भी चिन्ह नहीं। पूरी बस्ती मानो एक ही पल में अचानक रुक गई हो। एकमात्र संकेत, एक खंभे पर उकेरा हुआ शब्द, क्रोआटोम। सिर्फ एक शब्द, शांत, स्थिर और असुविधाजनक रूप से स्पष्ट, क्रोएटोन। उत्तर या भ्रम? ये पास के एक द्वीप का नाम था। खोज दल उसी दिशा में चला, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। न लोग, न सामान, न आकस्मिक पलायन के संकेत। 2 जगहें, 2 बस्तियां, दोनों खाली, जैसे किसी ने धरती पर से इंसानों की परछाइयां भी समेटकर एक ही रात में गायब कर दी हों। घटनाएं जो विज्ञान को भी असहज कर देती हैं। अगले वर्षों में जो रिपोर्टें सामने आई, उन्होंने इस रहस्य को और गहरा बना दिया। 1. कुछ मकानों की दीवारें अंदर से जली हुई थीं, बाहर कोई जलन का निशान नहीं। अंदर आग लगी कैसे, जब कोई था ही नहीं? 2. कई दीवारों और दरवाजों पर मानव आकृति जैसे काले, जलन वाले निशान थे, जैसे किसी ने आग में तपे हाथों से लकड़ी को पकड़ने की कोशिश की हो। 3. जंगल के किनारे अजीब सफेद चमकती आकृतियों की रिपोर्टें। इतनी रिपोर्ट्स कि ब्रिटिश म्यूजियम ने उन्हें आधिकारिक ऐतिहासिक नोट्स में दर्ज किया। 4.
कुछ जगहों पर तापमान अचानक इतना गिर जाता था कि सांस से भाप बनने लगती थी। दिन के उजाले में भी ऐसा अचानक तापमान परिवर्तन वैज्ञानिक कारणों से नहीं होता, कम से कम सामान्य परिस्थितियों में तो नहीं। जनजातीय रहस्य। थिन प्लेसेस। स्थानीय जनजातियों के अनुसार रोआनॉक वह स्थल था जहां थिन प्लेसेस पाए जाते हैं, ऐसे स्थान जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच पर्दा बहुत पतला हो जाता है। ऐसी जगहों पर कभी कभी लोग फिसल कर कहीं और चले जाते हैं और कभी कभी कुछ इस ओर आ जाता है। क्रोएटोन का श्राप। जनजातीय इतिहास में एक कथा बार बार सुनाई देती है, एक ऐसी सत्ता की जो जब क्रोधित होती है तो लोगों को उठाकर ले जाती है। ना आवाज, ना संघर्ष, ना सबूत, सिर्फ खालीपन। ऐसा खालीपन जिसे हवा भी छूने से डरती है। जब इतिहासकारों को पता चला कि कॉलोनी के नीचे एक अत्यंत पुराना दफन स्थल मौजूद था, उनके सारे तर्क कमजोर पड़ने लगे। और लोग कहाँ गए? यदि हमला हुआ होता, लाशें मिलती। यदि बीमारी फैली होती, कब्रें होती। यदि तूफान आया होता, सामान बिखरा मिलता। यदि पलायन हुआ होता, क्रोएटोन में लोग मिलते। पर यहाँ हर संभावना नकार देती है जिसे इतिहास समझा सकता है। बचा क्या? कुछ ऐसा जो इंसानी समझ के बाहर है। आधुनिक जांच। रिकॉर्डर्स की आवाजें। 2000 के दशक में एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम उसी जगह पहुंची। उन्होंने अजीब घटनाएं दर्ज की। उपकरणों ने लगातार तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पाइक्स दिखाए। कई बार तापमान अचानक 10 से 15 डिग्री गिर गया। रिकॉर्डिंग उपकरणों में एक ही शब्द बार बार आया, गो बैक। एक टीम सदस्य ने जंगल की किनारी पर एक काली आकृति खड़े होने की बात कही। उसने उसे कैमरे में कैद भी किया, लेकिन वीडियो कुछ सेकंड बाद अचानक भ्रष्ट हो गया। रोआनॉक, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर किसी के पास नहीं। 116 लोग जो इतिहास में दर्ज थे, आज सिर्फ नाम बनकर रह गए। इस बस्ती का अंत क्या था? किसने उन्हें उठाया? क्यों? कैसे? इतिहास कहता है हम नहीं जानते। विज्ञान कहता है सबूत पर्याप्त नहीं। पर घटनाएं, हवा, जंगल और वह शब्द CROATOAN आज भी एक बात कहता है, ये गायब होना सामान्य नहीं था और शायद मानवीय भी नहीं। रोआनॉक की बस्ती ने एक बात साफ कर दी, हर गायब होना प्राकृतिक नहीं होता। लेकिन अब जो तुम्हें सुनाने वाला हूँ, वहाँ लोग गायब नहीं हुए। वहाँ लोग मिले, पर इस तरह मिले जैसे किसी ने उन्हें एक एक कर अंदर से तोड़ दिया हो। अब चलो चलते हैं उरा पर्वतों की उस रात में, जहाँ 9 अनुभवी पर्वतारोही किसी ऐसी चीज से भाग रहे थे जो इंसानी नहीं थी। ये है ड्यातलोव पास की रात। प्लीज लाइक, share and subscribe our channel Curious Mind AI। पार्ट 2। ड्यातलोव पास घटना। उरा पर्वतों की वह रात जो कभी खत्म नहीं हुई। साल 1959। रूस के उरा पर्वत। सर्दियों के सबसे कठोर महीने। बर्फ, हवा और पहाड़ तीनों मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां इंसान का एक भी गलत कदम उसे अपनी अंतिम सांस तक ले जा सकता है। लेकिन यही वो जगह थी जहां 9 अनुभवी पर्वतारोही एक चुनौती लेने निकले थे। उनकी अगुवाई कर रहा था इगोर ड्यातलोव, एक बेहद कुशल और शांत दिमाग वाला युवा। उनका लक्ष्य था ओटोटन पहाड़ी तक पहुंचना। यात्रा कठिन थी, लेकिन ये लोग साधारण ट्रैकर्स नहीं थे। ये सोवियत यूनियन के सबसे बेहतरीन पर्वत यात्री माने जाते थे। पर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा इतिहास का सबसे काला अध्याय बन जाएगी। यात्रा का अंतिम पड़ाव, और अचानक सब कुछ रुक गया। 1 फरवरी 1959 की रात। इन 9 पर्वतारोहियों ने बर्फीले ढलान पर अपना बड़ा तंबू लगाया। हवा बेहद तेज थी, तापमान 0 से 25 to 30 डिग्री नीचे। लेकिन ये लोग अनुभवी थे। ऐसी परिस्थितियां उनके लिए नई नहीं थीं। रात का खाना बनाया गया, गिटार बजाया गया, डायरी में कुछ हल्की एंट्रियां की गई, और फिर सब कुछ खत्म हो गया। कुछ दिन बाद खोजी दल पहुंचे। जब कई दिनों तक इन लोगों की कोई खबर नहीं आई, खोज अभियान शुरू हुआ। लेकिन जो नज़ारा सबसे पहले मिला
वह किसी भी इंसान को जीवन भर के लिए डरा देने के लिए काफी था। ढलान पर लगा तंबू मिला, बीच से फाड़ा हुआ। हाँ, बाहर से नहीं, अंदर से, जैसे किसी ने घबराहट में नाखूनों या चाकू से तंबू काटकर भागने की कोशिश की हो। पर बाहर क्या था जिसने 9 अनुभवी पर्वतारोहियों को अंधेरी, जमती हुई रात में बिना कपड़ों, बिना जूते, नंगे पांव भागने पर मजबूर किया? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। लाशें जंगल की ओर फैली हुई। पहली 5 लाशें जंगल की ओर नीचे की तरफ मिली। कुछ ने सिर्फ शर्ट पहनी थी, कुछ लगभग नग्न अवस्था में थे, जो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में असंभव है। कुछ शवों के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वे कुछ देख रहे हों। दूसरी तरफ जंगल के भीतर एक बुझी हुई आग मिली, मानो आखिरी कोशिश की गई हो खुद को बचाने की। डरावनी बात, उनकी आंखों में कुछ ऐसा डर दर्ज था जो इंसान किसी ज्ञात खतरे से महसूस नहीं करता, मानो उन्होंने ऐसी चीज देखी हो जिसका वर्णन ही असंभव है। बाकी 4 शव, और असली डर यहाँ से शुरू होता है 2 महीने बाद, जब खोज दल ने बर्फ पिघलने के बाद बाकी 4 शरीर खोज निकाले तो जांचकर्ताओं के हाथ कांपने लगे, क्योंकि 1 एक का खोपड़ी अंदर से टूटी थी, लेकिन बाहर कोई निशान नहीं। इस तरह की चोट कार दुर्घटना में होती है, जहां टक्कर की शक्ति बहुत अधिक होती है। 2 एक महिला की आंखें गायब थीं। 3 उसी महिला की जीभ पूरी तरह उखड़ी हुई थी। 4 कुछ के कपड़ों में असामान्य स्तर का रेडिएशन पाया गया। सोवियत वैज्ञानिकों के लिए ये तथ्य समझ से बाहर थे। बिना बाहरी घाव के अंदरूनी चोटें कैसे संभव हैं? जीभ कैसे उखड़ सकती है बिना संघर्ष के निशान छोड़े? और कपड़ों में रेडिएशन कहां से आया? मौसम, जानवर, एवलांच, इन सब सिद्धांतों को गिराने वाले सबूत सरकार ने दावा करने की कोशिश की कि ये एवलांच हिमस्खलन था, लेकिन 1 इलाके में कभी हिमस्खलन नहीं होता। इसका रिकॉर्ड आज भी यही कहता है। 1 तंबू तब भी खड़ा था, अगर हिमस्खलन होता तंबू नष्ट हो जाता। 1 शवों की चोटें हिमस्खलन से मेल नहीं खाती। 1 रास्ता, बर्फ पर करीब 8 से 9 लोगों के नंगे पैरों के साफ साफ निशान थे। अगर हिमस्खलन होता, निशान मिट जाते। फिर क्या था जिसने 9 लोगों को बिना कपड़ों, बिना जूतों भयभीत होकर भागने पर मजबूर किया? पर्वत की कहानी। मृत पर्वत, स्थानीय मानसी जनजाति उस पर्वत को खोला त्स्याखल कहती है, अर्थात मृत पर्वत। उनके अनुसार यह इलाका एक ऐसी शक्ति से घिरा है जो जीवित और मृत के बीच एक द्वार की तरह काम करती है। उनकी कथाओं में एक साया है, ऊंचा, तेज, भारी, जो रात के अंधेरे में पहाड़ों से उतरता है। जनजाति का विश्वास है, ये साया उस पर्वत का रक्षक नहीं, बल्कि उसका भक्षक है। कुछ लोग इसे पहाड़ का आत्मा भी कहते हैं, एक ऐसी सत्ता जिसका रास्ता पार करना अभिशाप माना जाता था। और फिर आया वह बयान, जिसे फाइलों से मिटा दिया गया। कुछ प्रारंभिक रेस्क्यू सदस्यों ने अनौपचारिक रूप से कहा था कि 1-2 शवों के आसपास की बर्फ अजीब कमान जैसी आकृति में पिघली हुई थी, जैसे किसी अत्यंत गर्म वस्तु ने उनके पास आकर बर्फ को पिघलाया हो। रिपोर्ट दर्ज होते ही यह हिस्सा फाइलों से हटा दिया गया। सोवियत शैली में इसे अनावश्यक विवरण कहा गया। पर खोज दल के सदस्य आज भी दावा करते हैं, जो उन्होंने देखा वह प्राकृतिक नहीं था। रात का पुनर्निर्माण, सबसे स्वीकार्य पैरानॉर्मल थ्योरी सबूतों के आधार पर सबसे स्वीकृत पुनर्निर्माण यह है, उस रात तंबू में कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो तंबू के बाहर से आया, कुछ इतना डरावना कि 9 अनुभवी पर्वतारोही बिना कपड़ों, बिना जूते सीधे पहाड़ की ढलान से नीचे भागे। कुछ उनके पीछे पीछे आया, कुछ ऐसा जिससे लड़ना कोई विकल्प नहीं था। जंगल में पहुंचकर उन्होंने आग जलाई, पर वह अग्नि उन्हें ज्यादा देर नहीं रोक सकी। जैसे जैसे समय बीतता गया, शरीर थकते गए और एक एक कर सब गिरते रहे। जो 4 लोग गहरे बर्फ में मिले,
वे शायद अपने साथियों की मदद करने वापस ऊपर की ओर जा रहे थे, लेकिन जो उनका इंतजार कर रहा था वह इंसानी नहीं था। उनकी चोटें बिना बाहरी निशान के अंदरूनी नुकसान दिखाती हैं। यह वही चीज करती है जो अत्यधिक दबाव या ऊर्जा एक ही पल में उत्पन्न कर दे, ऐसी ऊर्जा जो न किसी इंसान के पास होती है और न किसी प्राकृतिक घटना के पास। आखिरी तथ्य जो दशकों बाद सामने आया, 2000 के दशक की जांच में कुछ और भी मिला। उनके तंबू के पास बर्फ की सतह पर अत्यंत हल्के, लंबे कद वाले कदमों जैसी आकृतियां मिली थीं, जो मानव पैरों से कहीं ज्यादा बड़ी थीं और उन निशानों की गहराई सामान्य आदमी से मेल नहीं खाती थी। ये रिपोर्ट आज भी विवादित है, लेकिन इसे दर्ज करने वाले विशेषज्ञ अपनी बात पर कायम हैं। ड्यातलोव पास, एक ऐसा रहस्य जो आज भी जिंदा है। सवाल वही है, क्या हुआ था उस रात? क्या 9 लोगों ने किसी अलौकिक सत्ता को देखा? क्या पहाड़ों में वह चीज अब भी मौजूद है? क्या वह सिर्फ एक चेतावनी थी या किसी सीमा को पार कर देने की सजा? इतने वर्षों बाद भी ड्यातलोव पास का जवाब सिर्फ एक भावना देता है, वहाँ कुछ था, वह इंसानी नहीं था, और वह अब भी वहाँ है। इतिहास कहता है कि कुछ प्रश्न पूछे जाएं, पर सबके उत्तर नहीं मिलते। कुछ रहस्य बस महसूस किए जाते हैं, हवा की ठंडक में, जंगल के सन्नाटे में, या उस अंधेरे में जहां कोई आवाज नहीं होती, पर फिर भी कोई सुन रहा होता है। और अगर तुमने इन कहानियों की इस यात्रा में एक पल के लिए भी खामोशी को अलग तरीके से महसूस किया, तो शायद तुम भी अब उन लोगों में शामिल हो गए हो जो समझते हैं कि दुनिया सिर्फ उतनी नहीं है जितनी आंखें दिखाती हैं। अगर तुम्हें यह अंधेरा पसंद आया, अगर तुम्हें लगा कि इन रहस्यों को और सुना जाना चाहिए, तो मैं तुमसे यही कहूँगा, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अंधेरा भी तुम्हारी एक छोटी सी रोशनी की कद्र करता है। कमेंट में बताना कौन सा हिस्सा तुम्हारी रीढ़ तक सिहर गया। तुम्हारे एक शब्द से कहानियां सांस लेती हैं। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली रात, अगली कहानी में हम फिर किसी ऐसे दरवाजे से गुजरेंगे जहां परछाइयां हमारे इंतजार में होंगी। शुभ रात्रि। और हाँ, अगर रात के सन्नाटे में तुम्हें कोई हल्की सी आहट सुनाई दे, तो समझना कि इतिहास अब भी जाग रहा है। ड्यातलोव पास ने हमें ये दिखा दिया कि प्रकृति में ऐसी शक्तियां भी हैं जिनकी उपस्थिति बस महसूस की जा सकती है। लेकिन दुनिया का सबसे लंबा युद्ध कभी रूस में नहीं लड़ा गया, वह लड़ा गया प्रशांत महासागर के जंगलों में। और वहाँ का सच अब भी हिलता है, चलता है, मार्च करता है, जैसे सैनिक आज भी युद्ध में हों। अब मिलते हैं यूरेई घोस्ट सोल्जर्स से, जिन्हें मौत भी उनकी ड्यूटी से अलग नहीं कर सकी। यूरेई घोस्ट सोल्जर्स, युद्ध जो खत्म हुआ, लेकिन सैनिक नहीं युद्ध, इंसानी इतिहास का सबसे निर्मम अध्याय। द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया को उतना नहीं बदला जितना उसने इंसानों के दिलों में एक स्थायी अंधेरा छोड़ दिया। लेकिन इस युद्ध का एक पहलू ऐसा है जिस पर अब भी इतिहास झिझकता है। बड़ी किताबें इसे दर्ज नहीं करती, क्योंकि दर्ज किया जाए तो यह मानना होगा कि कुछ सैनिक आज भी मोर्चे पर खड़े हैं। जंग खत्म हो चुकी है, दुनिया आगे बढ़ चुकी है, पर वे नहीं। ये कहानी है यूरेई घोस्ट सोल्जर्स की, जापान के वे सैनिक जिन्हें युद्ध ने छीन लिया, पर जिनकी आत्माएं मौजूदगी का एहसास कराती रहती हैं। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्यूरियोस माइंड AI प्रशांत महासागर, जहां जंगलों ने चीखें निगल ली। 1942 to 1945, जापान और अमेरिका के बीच प्रशांत महासागर का युद्ध। घने जंगल, दलदली जमीन और अनगिनत द्वीप, ये युद्धभूमि किसी इंसानी समझ से बाहर लगती थी। सैकड़ों जापानी सैनिक घने अंधेरे जंगलों में छिपे रहते, बिना भोजन, बिना सप्लाई, बिना किसी उम्मीद के। अंतिम आदेश था, लड़ो, मर जाओ, पर आत्मसमर्पण मत करो। कई सैनिक भूख से मरे, कई बीमारियों से, और कई ऐसे थे जो अंतिम गोली आने तक लड़ते रहे। उनकी मौत अचानक थी, उनके शरीर वहीं रह गए, उनकी आत्माएं भी। और यहीं से जन्म हुआ यूरेई सैनिकों के किस्सों का।
यूरेई, जापानी संस्कृति का सबसे डरावना अध्याय। जापान में कहा जाता है कि जो व्यक्ति हिंसक, अधूरी या असहनीय मृत्यु पाता है, उसकी आत्मा यूरेई बन जाती है। यूरेई सामान्य आत्माएं नहीं होती, वे उस स्थान से बंधी रहती है जहां उन्हें मृत्यु मिली। जब तक उनका अधूरा काम पूरा नहीं हो जाता, वे वहीं रहती हैं, गश्त करती हैं, दुनिया से छिपे हुए, और युद्धभूमि उनका घर होती है। 1945 अमेरिकी सैनिकों की पहली रिपोर्ट जैसे ही अमेरिकन फोर्सेज ने द्वीपों पर कब्जा करना शुरू किया, रात में गश्त पर भेजे गए जवान ऐसी बातें बताने लगे जो सैन्य रिकॉर्ड में दर्ज करने योग्य नहीं मानी जाती थीं, पर फिर भी दर्ज हुई। एक सुरक्षित, वर्गीकृत, क्लासिफाइड दस्तावेज में अनेक सैनिकों ने बताया, घने जंगल में किसी के कदमों की आहट आती थी, पत्तियां नहीं हिलती थीं, पर झाड़ियों में आवाजें आती थीं। टॉर्च डालने पर किसी की परछाई दिखती थी, जैसे कोई सैनिक तैयार खड़ा हो। पहली बार ये रिपोर्टें सुनी गई तो कमांडर्स ने समझा छिपे हुए जापानी सैनिक होंगे, पर जब पहचान की कोशिश की गई तो परछाई गायब हो जाती, एकदम चुप, जैसे हवा बनकर मिट गई हो। एक गश्ती दल की सबसे डरावनी एनकाउंटर रिपोर्ट 1946 की एक रिपोर्ट आज भी सबसे ज्यादा चर्चित मानी जाती है। रात 2:30 बजे चांदनी मुश्किल से पेड़ों के बीच से निकल रही थी। एक अमेरिकी गश्ती दल पहाड़ी के पास से गुजर रहा था। अचानक एक सैनिक ने पेड़ों के बीच कुछ देखा। वह चिल्लाया, फ्रीज। बाकी सैनिकों ने हथियार तान दिए। जो उन्होंने देखा, एक जापानी सैनिक पूरी सैन्य वर्दी में खड़ा था, हाथ में पुरानी राइफल, चेहरा भावहीन, अचल। सैनिक ने सोचा, शायद आखिरी बचे हुए जापानी में से एक है, पर कुछ अजीब था। उसके कपड़ों पर कोई मिट्टी नहीं थी, कोई घाव नहीं, कोई हिलचाल नहीं। जब अमेरिकी सैनिक धीरे धीरे पास आए, वह जापानी सैनिक थोड़ा सा मुड़ा और जंगल की अंधेरी गहराई की ओर चलना शुरू किया। कदमों की आवाज, लेकिन जमीन पर कोई निशान नहीं। सिपाहियों ने पीछा किया, पर कुछ ही कदम बाद वह सैनिक पेड़ों के बीच गायब हो गया। नीचे पड़ी मिट्टी पूरी तरह स्थिर थी, किसी के पैर रखने का एक भी निशान नहीं। ये रिपोर्ट क्लासिफाइड रखी गई, क्योंकि कोई इसका वैज्ञानिक कारण नहीं दे पाया। गुआम द्वीप, आवाजें जिन्हें रिकॉर्ड किया गया। 1950 के दशक में गुआम की एक सैन्य पोस्ट पर कुछ जवानों ने दावा किया कि रात में चलते हुए कई बार उन्हें आदेश सुनाई देते, जापानी भाषा में, स्पष्ट, तेज, जैसे कोई कमांडर अपनी टुकड़ी को आदेश दे रहा हो। कई सैनिकों को शक था कि उनके दिमाग के साथ खेल हो रहा है, लेकिन जब एक टेक्नीशियन ने अपनी रेडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू रखी, तो रिकॉर्डिंग में रात के सन्नाटे के बीच एक आवाज आई, मेनी सुज्यूम, आगे बढ़ो। आवाज किसी जवान की नहीं थी, स्वर पुराने सैनिक वाला था, कहीं दूर से, कहीं अंधेरे से। यूएस मिलिट्री ने इस रिकॉर्डिंग को दर्ज किया, लेकिन इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन दस्तावेजों में नोट है, सोर्स अननोन, नो ह्यूमन प्रेजेंस डिटेक्टेड। जापानी शोधकर्ताओं की जांच और स्वीकारोक्ति। 1970 के दशक में जापान से कुछ आधिकारिक युद्ध इतिहासकार गुआम और सैपान गए। उनका उद्देश्य था जापानी सैनिकों के अवशेष खोजना और उन्हें उचित सम्मान देना, लेकिन जो उन्होंने बताया वह और भी डरावना था। एक इतिहासकार ने कहा, जंगल के बीच कई बार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कंधे के पीछे चल रहा हो, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं था। दूसरे विशेषज्ञ ने कहा, हम फोटो ले रहे थे, लेकिन लगभग हर तस्वीर में एक अतिरिक्त धुंधली परछाई आती थी, जिसकी आकृति सैनिक जैसी लगती थी। इन बातों को औपचारिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया गया, पर शोध दस्तावेजों में ऐसी गवाही मौजूद है जो बताती है कि कुछ आत्माएं अब भी गश्त कर रही हैं। सबसे बड़ा रहस्य, आत्माएं किसका इंतजार कर रही हैं? कई इतिहासकारों का मानना है, युद्ध अचानक खत्म हुआ। दूर दूर के द्वीपों पर लड़ रहे सैनिकों को समाचार देर से मिला। कई सैनिक मारे गए यह विश्वास किए बिना कि उनके देश ने हार मान ली है, इसलिए उनका अधूरा काम, युद्ध समाप्त मानना कभी पूरा ही नहीं हुआ। यही वजह है यूरेई सैनिक अब भी वंचित आदेशों का इंतजार कर रहे हैं।
वह आदेश जो उनके कमांडर ने कभी नहीं दिया। जंग खत्म हुई, घर जाओ। जब तक उन्हें यह नहीं कहा जाता, वह मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। अंतिम बात जिसे अमेरिकी और जापानी दोनों सैनिकों ने माना, कई आधुनिक सैनिक जो इन द्वीपों पर तैनात रहे कहते हैं कि कभी कभी रात के सन्नाटे में सड़क पर चलने की तालबद्ध आवाज आती है, जैसे सैनिकों की टुकड़ी मार्च कर रही हो। आवाजें पास आती हैं, फिर धीरे धीरे बिना कोई आकार लिए गायब हो जाती हैं। किसी को पता नहीं ये किसकी आत्माएं हैं, लेकिन एक बात साफ है, युद्ध खत्म हुआ, लेकिन कुछ सैनिक अब भी ड्यूटी पर हैं। इतिहास कहता है कि कुछ प्रश्न पूछे जाएं, पर सबके उत्तर नहीं मिलते। कुछ रहस्य बस महसूस किए जाते हैं, हवा की ठंडक में, जंगल के सन्नाटे में, या उस अंधेरे में जहां कोई आवाज नहीं होती, पर फिर भी कोई सुन रहा होता है। और अगर तुमने इन कहानियों की इस यात्रा में एक पल के लिए भी खामोशी को अलग तरीके से महसूस किया, तो शायद तुम भी अब उन लोगों में शामिल हो गए हो जो समझते हैं कि दुनिया सिर्फ उतनी नहीं है जितनी आंखें दिखाती हैं। अगर तुम्हें यह अंधेरा पसंद आया, अगर तुम्हें लगा कि इन रहस्यों को और सुना जाना चाहिए, तो मैं तुमसे यही कहूँगा, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अंधेरा भी तुम्हारी एक छोटी सी रोशनी की कद्र करता है। कमेंट में बताना कौन सा हिस्सा तुम्हारी रीढ़ तक सिहर गया। तुम्हारे एक शब्द से कहानियां सांस लेती हैं। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली रात, अगली कहानी में हम फिर किसी ऐसे दरवाजे से गुजरेंगे जहां परछाइयां हमारे इंतजार में होंगी। शुभ रात्रि। और हाँ, अगर रात के सन्नाटे में तुम्हें कोई हल्की सी आहट सुनाई दे, तो समझना कि इतिहास अब भी जाग रहा है। जापान के वो सैनिक जिन्हें समय तक हरा नहीं सका, उनका सच हमें बताता है कि आत्माएं भी कभी कभी आदेशों का पालन करती रहती हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां आत्माएं नहीं, जमीन खुद जिंदा लगती है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच एक विशाल पत्थर खड़ा है। वो चट्टान नहीं, वो एक चेतावनी है, क्योंकि जिसने भी उसका एक छोटा सा हिस्सा उठाया, उसका जीवन धीरे धीरे टूटता गया। अब चलते हैं उलुरु के श्राप की ओर, जहां पत्थर भी याद रखता है कि किसने उसे छुआ था। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल क्यूरियस माइंड AI पार्ट 4। उलुरु रॉक का श्राप, वो पत्थर जो अपने हिस्से की हर चीज वापस ले लेता है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी गोलार्ध की विशाल, अनंत सी दिखने वाली भूमि, रेत, हवा, झाड़ियां और दूर दूर तक फैला हुआ एक ऐसा सूना परिदृश्य जहां खामोशी भी एक आवाज जैसी लगती है। यही खड़ा है उलुरु, एक अकेली, विशाल, लाल चट्टान। रेगिस्तान के बीचों बीच मानो धरती की धड़कन उभर कर ऊपर आ गई हो। उलुरु को दुनिया भर में उलुरु रॉक या एयर्स रॉक कहा जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की आनंगू जनजाति के लिए उलुरु सिर्फ एक पत्थर नहीं है, यह एक जीता जागता अस्तित्व है। एक ऐसा अस्तित्व जो याद रखता है, देता है, और जब कोई उसका हक छीन ले, तो वापस ले भी लेता है। उलुरु का श्राप सिर्फ कहानी नहीं है, यह उन सैकड़ों लोगों की हकीकत है जो इसे हल्के में ले बैठे। उलुरु की उम्र पृथ्वी के जन्म जितनी पुरानी वैज्ञानिक इसे बताते हैं, लगभग 55 करोड़ साल पुराना। लेकिन आनंगू जनजाति कहती है, जब समय शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले उलुरु था। उनकी कथाओं में उलुरु एक चट्टान नहीं, बल्कि एक पुरखा है, एक प्राचीन शक्ति, एक ऐसा संतरी जो इस भूमि की रक्षा करता है। और अगर कोई इसे चोट पहुंचाए, तो वो चोट वह अपने भीतर कभी नहीं भूलता। उलुरु पर हजारों वर्षों से जनजातीय संस्कृतियों की कहानियां उकेरी गई हैं, लेकिन वहीं एक सख्त नियम भी था। इस पत्थर को तोड़ना, छीलना या साथ ले जाना सख्त वर्जित है, क्योंकि उनका मानना था, जो भी उलुरु से उसका हिस्सा चुराता है, उलुरु उसे वापस लेने आता है, किसी न किसी रूप में। कभी दुर्भाग्य, कभी बीमारी, कभी दुर्घटना, और कभी कुछ ऐसा जो इंसान समझ ही नहीं पाता। श्राप की शुरुआत आधुनिक दुनिया की नासमझी 1960 और 1970 के दशक में हजारों पर्यटक उलुरु पहुंचे।
उन्हें यह विशाल चट्टान एक सुविनियर जैसी लगी। सब चुपके से इससे छोटा टुकड़ा तोड़कर अपने बैग में डाल लेते थे। कुछ लोग तो जानबूझकर हथौड़े से इस चट्टान को खुरचते तक पाए गए। फिर कुछ महीनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों को दुर्घटनाएं होने लगी। कई की नौकरियां अचानक चली गईं। कुछ का संबंध टूट गया। कुछ गंभीर बीमारी में गिर गए। और सबसे डरावना, कई लोगों ने कहा कि उनके घरों में रात के समय एक बेहद भारी छाया घूमती थी। वे बेचैन रहते थे, सो नहीं पाते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उनके पीछे खड़ा है। लगभग हर पीड़ित ने एक ही बात कही। सब कुछ उलुरु से वो पत्थर लाने के बाद शुरू हुआ। वो पत्र जो उलुरु वापस पहुंचे 1990 के दशक में, पाक ऑफिस के कर्मचारियों ने एक अजीब चीज नोटिस की। हर हफ्ते डाक के जरिए छोटे छोटे पत्थर, ऊबड़ खाबड़ टुकड़े, लाल धूल के थैले उनके दफ्तर आ रहे थे। साथ में पत्र। कुछ पत्र सामान्य थे, लेकिन ज्यादातर भय और पछतावे से भरे हुए। कुछ पत्रों में लिखा होता, कृपया इसे वापस ले लीजिए, मेरी पत्नी मुझसे अलग हो गई, मेरे 3 बिजनेस बंद हो गए। कुछ में लिखा, जैसे घर में कोई अदृश्य चीज चलती है, मेरे बच्चे रात रात भर रोते हैं, मेरे ऊपर लगातार बुरा असर हो रहा है। और सबसे डरावने पत्र, मुझे लगता है कोई पीछा कर रहा है, मैं जहां भी जाता हूं मुझे एक साया दिखता है। ये तब से शुरू हुआ जब मैंने उलुरु से यह पत्थर उठाया। आज तक पाक ऑफिस के पास ऐसे हजारों पत्र मौजूद हैं। कुछ हैंड रिटन, कुछ टाइप, कुछ में सिर्फ 2 शब्द, प्लीज फॉरगिव मी। आनंगू जनजाति का कहना, तुमने पत्थर नहीं चुराया, तुमने कहानी चुराई। जनजाति के बुजुर्गों के अनुसार उलुरु केवल चट्टान नहीं, यह उन आत्माओं का घर है जो समय बनने से पहले थीं। उनके अनुसार उलुरु के हर हिस्से में एक कहानी बसी है, एक जीवन, एक स्मृति, एक ऊर्जा। जब कोई उसका हिस्सा चुराता है, वह कहानी अधूरी हो जाती है और यही अधूरापन श्राप बनकर उस इंसान का पीछा करता है। आनंगू बुजुर्ग कहते हैं, उलुरु खुद नहीं चुनता किसे सजा देनी है, उलुरु बस संतुलन वापस लाता है। साल 2004 श्राप की सबसे प्रसिद्ध घटना, एक महिला जिसका नाम विश्व स्तर पर कभी उजागर नहीं हुआ, पर जिसे लोग द कसिड टूरिस्ट कहते हैं, उलुरु से एक बड़ा पत्थर अपने बैग में डालकर ले गई। वापस पहुंचते ही उसके परिवार पर समस्याएं टूट पड़ी। पति का एक्सीडेंट, घर में लगातार झगड़े, बिजनेस में भारी नुकसान, परिवार के 2 सदस्यों की अचानक मौत और हर रात एक अजीब गंध कमरों में फैल जाती, धुएं और जलती धातु की। वह महीनों तक मानसिक तनाव में डूबी रही। फिर एक दिन वह उलुरु को एक पत्र भेजती है, मैं हार गई हूँ, कृपया इसे वापस ले लीजिए, जो भी यह मेरे साथ कर रहा है उसे रोक दीजिए। उसका भेजा पत्थर आज भी पाक ऑफिस की सुरक्षित अलमारी में रखा है, उसके साथ वह पत्र भी। कर्मचारियों का कहना है, पत्थर हर महीने लाल रंग में और गहरा हो जाता है, जैसे वह जिंदा हो। एस्टरिस्क, क्या ये सिर्फ अपराध बोध है या कुछ और? कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सब नोसेबो इफेक्ट है, यानी यदि इंसान को लगे कि उसने गलत किया है तो वह हर घटना में बुरा संकेत देखने लगता है। लेकिन फिर सवाल उठता है, 2000 से ज्यादा पत्र इतने सालों में क्यों आए? क्यों लगभग सभी लोग एक ही भावना बताते हैं, मुझे कोई देख रहा है? क्यों पत्थर लौटाने के बाद लगभग हर परिवार की स्थिति सुधर गई? क्यों कुछ पत्थरों का रंग वापस भेजते समय अलग दिखता है? इन सवालों के कोई उत्तर नहीं है। कोई वैज्ञानिक या पुरातत्व विशेषज्ञ इन घटनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाता। उलुरु चेतावनी या इन्विटेशन? आज भी आनंगू जनजाति के बुजुर्ग आने वाले पर्यटकों से कहते हैं, उलुरु को मत छूना, वह देखता है, वह याद रखता है। कई पर्यटक इन चेतावनियों को मजाक समझते हैं। वे सेल्फी लेते हैं, पत्थर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे कण उठाकर ले जाते हैं। फिर कुछ महीनों बाद डाक पहुंचती है, एक छोटा सा पत्थर और एक पत्र। मुझे लगता है इस पत्थर ने मेरे घर का सारा सुख निगल लिया है।
इसे वापस ले लो। उलुरु, एक जीवित आत्मा, चाहे कोई इसे श्राप कहे, ऊर्जा कहे या सिर्फ लोककथा, इतना तय है। उलुरु दुनिया के उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां लोग आज भी मानते हैं कि धरती सिर्फ मिट्टी नहीं, एक सचमुच जीवित प्राणी है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान छू सकता है पर छूना नहीं चाहिए। उलुरु ऐसी ही एक शक्ति है, एक ऐसा पत्थर जो सिर्फ खड़ा नहीं, देखता है। और अगर तुमने इन कहानियों की इस यात्रा में एक पल के लिए भी खामोशी को अलग तरीके से महसूस किया, तो शायद तुम भी अब उन लोगों में शामिल हो गए हो जो समझते हैं कि दुनिया सिर्फ उतनी नहीं है जितनी आंखें दिखाती हैं। अगर तुम्हें यह अंधेरा पसंद आया, अगर तुम्हें लगा कि इन रहस्यों को और सुना जाना चाहिए, तो मैं तुमसे यही कहूँगा, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अंधेरा भी तुम्हारी एक छोटी सी रोशनी की कद्र करता है। कमेंट में बताना कौन सा हिस्सा तुम्हारी रीढ़ तक सिहर गया। तुम्हारे एक शब्द से कहानियाँ सांस लेती हैं। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी में हम फिर किसी ऐसे दरवाजे से गुजरेंगे जहां परछाइयां हमारे इंतजार में होंगी। शुभ रात्रि। और हाँ, अगर रात के सन्नाटे में तुम्हें कोई हल्की सी आहट सुनाई दे, तो समझना कि इतिहास अब भी जाग रहा है। उलुरु ने हमें सिखाया कि कुछ चीजें छोड़ देने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन अब हम जिस जगह पर पहुंचने वाले हैं, वहां लोग कुछ भी नहीं लेते, बस देखने आते हैं और कभी कभी वापस नहीं लौटते। मिस्र के रेगिस्तान की गहराई में एक ऐसा द्वार है जिसे किसी ने खोला नहीं, पर वह खुलता है अपनी मर्जी से, अपने समय पर, और जब वह बंद होता है तो फिर कभी खुलता नहीं। अब चलते हैं साक्कारा के गोस्ट डॉ की ओर, जहां द्वार नहीं खुलते, बल्कि दूसरी तरफ से बुलावा आता है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल क्यूरियोस माइंड AI पार्ट 5। मिस्र का गोस्ट डॉ, एक ऐसा द्वार जिसे रात के सन्नाटे में ही कोई खोलता है। मिस्र सहस्राब्दियों पुरानी सभ्यता, नदियों, रेगिस्तानों, देवताओं और रहस्यों की भूमि। सबको लगता है कि पिरामिड, ममिया और मकबरों के बारे में हम लगभग सब जान चुके हैं, लेकिन इतिहास का सबसे अंधेरा सच अभी भी रेगिस्तान की गर्म, सुनसान रेत के नीचे छिपा है। आज हम जिस जगह पहुंचने वाले हैं, वह गीजा या किंग्स की घाटी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे मकबरे की जिसका नाम आज भी मिस्र के सबसे अनुभवी पुरातत्वविद धीमे स्वर में बोलते हैं, क्योंकि वहाँ एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो दिखता पत्थर का है, पर खुलता अपनी मर्जी से है। दिन के समय नहीं, सिर्फ रात में, सिर्फ सन्नाटे में, और सिर्फ तब जब वहाँ कोई नहीं होता। उस द्वार को कहते हैं द गोस्ट डोर ऑफ साक्कारा। साक्का, नर्क का गलियारा या इतिहास का भंडार। कैरो से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित साक्का, मिस्र की प्राचीन राजधानी मेम्फिस का विशाल कब्रिस्तान। ये स्थान दुनिया की सबसे पुरानी पत्थर निर्मित इमारतों और सबसे रहस्यमयी दफन स्थलों में से एक है। पर 1987 में जब एक पुरातत्व टीम ने एक नए, अनछुए मकबरे की खुदाई शुरू की, उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे मिस्र के इतिहास का सबसे अस्थिर सवाल खोलने वाले हैं। क्या मिस्र के पुराने मकबरे सिर्फ मृतकों के लिए बनाए गए थे, या किसी और के लिए? पहली खोज, अधूरा मकबरा। जो अधूरा नहीं था, मकबरे का प्रवेश द्वार आकार में छोटा, साधारण सा दिखाई देता था, लेकिन अंदर कुछ भी साधारण नहीं था। कमरे गोलाकार थे, दीवारों पर उकेरी गई लिपियां अधूरी थीं, जैसे कलाकारों ने काम रोका हो, या अचानक कुछ हुआ हो जिसके कारण पूरा दल भाग खड़ा हुआ हो। टीम को सबसे अजीब एक बंद पत्थर का दरवाजा लगा, काफी व्यंग्याकार पर पूरा सपाट, कोई कुंडी नहीं, कोई हैंडल नहीं, कोई ताला नहीं। उस पर एक ही वाक्य लिखा था, प्राचीन मिस्री भाषा में, जो यहाँ से गुजरता है वह कभी वापस नहीं आता। टीम ने समझा पुरानी मान्यताएं होंगी, मिथक, अतिशयोक्ति, लेकिन वो गलत थे। पहली रात दरवाजा अपने आप खुल गया। उसी रात लगभग 2 बजे साइट पर तैनात गार्ड ने एक धीमी आवाज सुनी, जैसे कोई भारी चीज पत्थर पर घिस रही हो।
वह टॉर्च लेकर अंदर गया। गलियारा शांत था, पर जैसे ही वह उस रहस्यमयी पत्थर के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा थोड़ा सा खुला था, सिर्फ 1 इंच, पर वह पहले बंद था, पूरी तरह बंद, सील किया हुआ। गार्ड डर गया, सोचा शायद हवा होगी, लेकिन रेगिस्तान की जमीन में अंदर हवा नहीं चलती। रिपोर्ट दर्ज हुई, पर टीम ने इसे संयोग मानकर अनदेखा कर दिया। दूसरी रात दरवाजा और ज्यादा खुला। उस रात टीम के कई सदस्य साइट पर ही सो गए। सुबह जब वे उठे, दरवाजा लगभग 6 इंच खुला था। इस बार अंदर से भारी, बासी हवा का झोंका आया। एक विशेषज्ञ ने अंदर टॉर्च डाली, पर सिर्फ काला खालीपन दिखा, परछाइयों से भरा हुआ। उन्होंने दरवाजा हाथ से खींचने की कोशिश की, नहीं हिला। धक्का दिया, नहीं हिला। अंदर से कैसे खुला? किसने खोला? क्यों खुले दरवाजे के पीछे इतना भारी अंधेरा था कि उसमें रोशनी भी खो जाती थी? ये सवाल किसी के पास नहीं थे। तीसरी रात गार्ड का गायब होना अब डर बढ़ने लगा था। टीम ने दरवाजे के पास 2 गार्ड तैनात किए। रात 3 बजे के करीब सीसीटीवी कैमरे ने कुछ बेहद अजीब कैद किया। पहले एक हल्का कंपन, मानो जमीन ने सांस ली हो। फिर एक धुंधली परछाई द्वार के पीछे से गुजरती नजर आई, इतनी हल्की कि कैमरा उसे मुश्किल से पकड़ पाया। एक गार्ड ने टॉर्च लेकर पास जाने की कोशिश की। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, कदम दर कदम, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींचा हो। और अचानक वीडियो स्टैटिक हो गया। जब कैमरा वापस आया, वह गार्ड गायब था। सिर्फ उसकी टॉर्च पड़ी थी, जली हुई, लेकिन कांच पिघला हुआ। टीम ने पूरी खुदाई रोक दी, लेकिन मिस्र सरकार ने इस घटना को अफवाह बताकर चुपचाप फाइल बंद कर दी। पुरातत्वविदों का दावा, भारी कदमों की गूंज आती है। घटना के महीनों बाद कई विशेषज्ञ मकबरे में गए। वे आधिकारिक तौर पर लापता गार्ड को ढूंढने नहीं, बल्कि दरवाजे का अध्ययन करने आए थे। उनका बयान, जब हम अंदर होते हैं तो पीछे गलियारे में भारी कदमों की धातु की गूंज सुनाई देती थी, जैसे कोई पत्थर का कवच पहनकर चल रहा हो। लेकिन पीछे मुड़ने पर कुछ नहीं, सिर्फ खाली रेगिस्तानी हवा। कई विशेषज्ञों ने कहा कि गलियारे की हवा सांस लेने पर अचानक ठंडी हो जाती थी, जैसे कोई बड़ा कमरा अचानक खोल दिया गया हो। एक विशेषज्ञ ने कहा, यह मकबरा किसी इंसान के लिए नहीं बनाया गया था, ये किसी और के लिए था। सबसे खतरनाक हिस्सा, द्वार के पीछे की लिपियां। एक शोधकर्ता ने थर्मल कैमरे से दरवाजे के पीछे किसी आकृति का बहुत हल्का ताप चिन्ह देखा, जैसे दीवार के पीछे कोई खड़ा हो, अडिग, स्थिर, चुपचाप। लिपियों का गहरा अध्ययन करने पर टीम को एहसास हुआ कि ये दरवाजा दफन कमरा नहीं है। इसका उद्देश्य था किसी को अंदर बंद रखना, न कि अंदर किसी मृत को सुरक्षित करने के लिए, बल्कि किसी जीवित या शायद अलौकिक सत्ता को कैद में रखने के लिए। लिपियों में लिखा था, ये द्वार देवताओं से भी पुराना है। जो इसे जगाएगा, जो इसका नाम लेगा, वह इस भूमि का नहीं रहेगा। अंतिम डॉक्यूमेंटेड घटना, दरवाजे का बंद होना। 1997 में मिस्र सरकार ने कुछ दिनों के लिए इस क्षेत्र को खोला। एक विदेशी शोधकर्ता ने रात 2 बजे गलियारे का अध्ययन किया। उसने कहा कि दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ा हो। उसने नोट्स लिखे, फोटो खींची, कई स्कैन लिए, और जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, अचानक दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। दरवाजा भारी था, लेकिन बिना आवाज बंद हुआ, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। शोधकर्ता भागकर बाहर आया। 1 मिनट बाद द्वार पूरी तरह बंद हो चुका था। उस दरवाजे को आज तक कोई दोबारा नहीं खोल पाया, ना मशीन से, ना मैनुअल ताकत से, ना किसी तकनीक से। आज गोस्ट डोर को प्रवेश से बाहर रखा गया है। आज साक्का के दर्जनों टूर हैं, लेकिन यह मकबरा मानचित्र पर भी नहीं दिखाया जाता। इसे आधिकारिक रूप से अनस्थिर संरचना कहकर सील कर दिया गया है। पर स्थानीय गाइडों का कहना है, अगर तुम रात में साक्का की हवा ध्यान से सुनो, तो कभी कभी दूर, बहुत दूर, किसी भारी पत्थर के धीरे धीरे घिसटने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दरवाजा अपनी मर्जी से थोड़ा सा खुल रहा हो।
कोई नहीं जानता उस दरवाजे के पीछे क्या है, और शायद ये जानना हमारे समझने के लिए नहीं है। कुछ द्वार इसलिए नहीं खुले रह जाते क्योंकि वे बंद हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें बंद रहना चाहिए। हमने आज उन 5 कहानियों को सुना जिन्हें इतिहास ने अपने सबसे गहरे कोनों में छिपा रखा था। बस्तियां जो बिना आवाज मिट गईं, पर्वत जहां धोखा समय ने दिया, सैनिक जिनकी ड्यूटी मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई, पत्थर जो अपने हिस्से का सब कुछ वापस ले लेते हैं, और वो द्वार जो हर रात किसी अदृश्य आदेश पर धीरे धीरे खुलता है। इतिहास कहता है कि कुछ प्रश्न पूछे जाएं, पर सबके उत्तर नहीं मिलते। कुछ रहस्य बस महसूस किए जाते हैं। हवा की ठंडक में, जंगल के सन्नाटे में, या उस अंधेरे में जहां कोई आवाज नहीं होती, पर फिर भी कोई सुन रहा होता है। और अगर तुमने इन कहानियों की इस यात्रा में एक पल के लिए भी खामोशी को अलग तरीके से महसूस किया, तो शायद तुम भी अब उन लोगों में शामिल हो गए हो जो समझते हैं कि दुनिया सिर्फ उतनी नहीं है जितनी आंखें दिखाती हैं। अगर तुम्हें यह अंधेरा पसंद आया, अगर तुम्हें लगा कि इन रहस्यों को और सुना जाना चाहिए, तो मैं तुमसे यही कहूँगा, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अंधेरा भी तुम्हारी एक छोटी सी रोशनी की कद्र करता है। कमेंट में बताना कौन सा हिस्सा तुम्हारी रीढ़ तक सिहर गया। तुम्हारे एक शब्द से कहानियाँ सांस लेती हैं। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली रात, अगली कहानी में हम फिर किसी ऐसे दरवाजे से गुजरेंगे जहां परछाइयां हमारे इंतजार में होंगी। शुभ रात्रि। और हाँ, अगर रात के सन्नाटे में तुम्हें कोई हल्की सी आहट सुनाई दे, तो समझना कि इतिहास अब भी जाग रहा है।